अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, वेलकम बैक। सो आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। आई होप सो आपने अपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स में हमने देखना है बेटे कि अगर पानी में पैदा होने वाली या साउंड वेव्स जो सी हैं या किसी भी और लाइट वेव या किसी भी मीडियम में जो पैदा होने वाली वेव्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को कुछ किस तरीके से शो करती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाती है, रेयरफेक्शन आ जाती है एंड डिफ्लेक्शन आ जाती है। तीन फ्लेक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी वेव किसी मीडियम से टकराती है और टकराने के बाद जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली गई। इसमें हमने क्या करना होता है कि जैसे पानी है, ठीक है, हमने क्या किया है, पानी की बेहतर है कि इसको सीधा करके नहीं थोड़ा टेढ़ा करके रखते हैं। कोई पूल है जिसमें पानी की सतह पर वेव्स पैदा हो रही हैं। हमने जिस साइड पे पानी की वेव पैदा हो रही, पानी में अगर पत्थर फेंके तो उसकी ऐसे ऐसी वेव्स पैदा होती है ना, या समंदर में जो लहरें पैदा होती हैं, कोई भी कर सकते हो, समुद्री लहरें कर सकते हो या पानी में पत्थर फेंकने से पैदा होने वाली वेव्स कर सकते हो। तो क्या हुआ कि अगर आपने इनके रास्ते में कोई रुकावट, कोई स्लिट रख दी है, तो क्या हुआ, वेव्स ऐसे आ रही हैं, टकराई। यहाँ से टकराने के बाद वो क्या करेंगी, जिस मीडियम से आई हैं, जिस रास्ते से आई हैं, वो उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट के लिए भी यही रिफ्लेक्शन होती है और बाकी साउंड वेव्स के लिए भी और वाटर वेव्स के लिए भी यही होती है कि जहाँ से आए, जिस मीडियम से आए, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ये वेव है, ये जो वेव है इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको इंसिडेंट वेव बोलेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव। अब ये इंसिडेंट रे जब आई है और ये जिस रुकावट से टकराई है उस वाले एंगल को, वो जिस एंगल से टकराई है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ से टकराने के बाद बेटे वापस चली गई है। अब ये जो वापस जाने वाली रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वेव भी कह सकते, लेकिन हम वेव के बारे में स्टडी कर रहे तो हम रे नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। आने वाली इंसिडेंट वेव और जाने वाली वापस क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव। आने वाली इंसिडेंट वेव ने इस रुकावट के साथ जो एंगल बनाया है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव ने इस रुकावट के साथ जो एंगल बनाया है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको हम आर से जाहिर करते हैं। अब यहीं से हमारे पास रिफ्लेक्शन का लॉ भी आता है। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, दैट से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप चाहते हो कि किसी वेव में रिफ्लेक्शन हो, वो जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। यही हमारे पास रिफ्लेक्शन भी है और यही हमारे पास रिफ्लेक्शन का लॉ भी है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो तो वेव जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्शन, रेयरफेक्शन के बारे में बेटे हम जब स्टडी करते हैं तो इसको हम समझते हैं गहरे पानी से, और वो वाला हिस्सा पानी का जहाँ पर पानी की गहराई कम होती है। अब देखो, जहाँ पर बेटे पानी गहरा होता है वहाँ पर पानी की वेव्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, डीप होती है, और वो इंसान को इतनी उनमें पावर होती है कि वो इंसान को बहा के लेके जा सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पर जहाँ पर पानी की गहराई कम होती है वहाँ पर वेव्स की स्पीड भी कम है और उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इंसानों को बहा के ले जाती। समंदर देखे है ना, अक्सर आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, मूवीज देखते हुए देखा होगा कि जहाँ पर जो साहिल होता है, मेन होता है, जहाँ पर लोग चल फिर रहे होते हैं, वहाँ पर पानी की गहराई कम है और वहाँ पर पानी की जो स्पीड होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल कम होती। लेकिन जैसे ही आगे गहराई में, समुद्र की गहराई में चलते जाएं तो वहाँ पर पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और गहरे हिस्से में होने की वजह से वहाँ पर पानी की जो वेव्स होती हैं उनकी भी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा और पावर बहुत ज़्यादा होती है कि वो चीज़ों को बहा के ले जाती हैं। तो रेयरफेक्शन में हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पर एक जो ये आपका समंदर का जो साहिल वाला एरिया है जहाँ पर पानी की गहराई कम है, यहाँ पर वो वाला है, यहाँ पर यानी कि क्या है, ये कम गहरा पानी है, यहाँ पर पानी की गहराई नहीं है साहिल वाला, जबकि यहाँ पर जो पानी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पानी की वेव्स पैदा हो रही हैं, अब जब पानी की वेव्स पैदा हो रही हैं पीछे बहुत ज़्यादा गहरी हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो आती हुई कम गहरे यानी कि ज़मीन की तरफ आ रही है ना, तो कम गहरे पानी में दाखिल होती हैं, तो कम गहरे पानी में दाखिल होने की वजह से यहाँ पर इनकी जो स्पीड होती है गहरे पानी में वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो कम गहरे पानी में दाखिल होती है तो जो इसकी
स्पीड होती है बेटे वो क्या हो जाती है, कम। गहरे पानी में स्पीड ज़्यादा होती है और कम गहरे पानी में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। और इसी तरह वो स्पीड कम होने की वजह से और गहरे पानी से कम गहरे पानी की में जाने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन होती है यानी कि जो इनकी सिमत होती है वो भी क्या हो जाती है, तब्दील। सो रिफ्रैक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी वेव गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी तो वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेंगे और उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। मेनली इस डायरेक्शन को जो चेंज करना होता है वो रिफ्रैक्शन हमारे पास कहलाता है। ठीक है, फिर एक दफ़ा देख लें कि जब भी वेव गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी तो वो अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर देती हैं और इस डायरेक्शन के तब्दील करने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास इसकी थर्ड जोन सी टर्म है दैट इज़ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बिखर जाना। डिफ्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पानी की फर्ज करें अगर वेव्स आ रही हैं तो हम पानी की वेव्स के रास्ते में एक रुकावट रख देते हैं। हम 3 तरह की इनको स्टडी करेंगे। एक, जब रुकावट कम होगी। अब पानी की वेवलेंथ के बारे में हम पढ़ चुके ना, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस जो सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब हमने जब इसको स्टडी करना है इस प्रॉपर्टी को तो हम क्या करेंगे, हम 3 तरह की रुकावटें इसके रास्ते में रखेंगे। एक जो रुकावट होगी वो इसकी वेवलेंथ से कम होगी, यानी कि जो स्लिट है इसको स्लिट बोलते हैं, स्लिट का जो साइज होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ से कम होगा। जबकि दूसरी साइड पे हम जो रखेंगे सेकंड स्टडी करने के लिए उसमें क्या होगा, जो स्लिट का साइज होगा वो वेवलेंथ के इक्वल होगा। और जब हम थर्ड वाला स्टडी करेंगे तो इसमें जो स्लिट का साइज है वो क्या होगा, वेवलेंथ से बड़ा होगा। तो हम इन तीनों चीज़ों को स्टडी करेंगे सेपरेट। तो हमने क्या देखा कि जब स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ से बड़ा है तो सिंपल सी बात है वेव उसके अंदर से इजीली गुजर सकती है। ठीक है, वो बिल्कुल आराम से इसमें गुजर जाएगी। बस जो उसके हल्के किनारे हैं जहाँ से वो स्लिट के साथ टच होगी वो हल्का सा टर्न होगा, बल्कि बाकी वेव क्या हो जाएगी, सीधी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो वेव है वो ऐसी स्लिट में से गुजर रही है जिसका जो साइज है वो वेवलेंथ के बराबर हो तो वो इसमें से गुजर तो जाएगी, लेकिन गुजरने के बाद वो बहुत ज़्यादा इसमें से फैल जाएगी और वो कर्व की शक्ल, जैसे ये कर्व्स है ना, इन कर्व्स की शक्ल इख्तियार करेगी। पीछे से अगर सीधी आई है तो आगे जाके वो कर्व बन जाएगी। अब थर्ड वन, जिसमें स्लिट का साइज उसकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो क्या होता है कि यहाँ पर वेव जोन सी होती है वो बिल्कुल इससे टकराने के बाद कर्व ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेती है। पीछे से वो बिल्कुल सीधी होंगी वेव से आराम से। ये कब वाली वेव्स की बात करें कि जब आपने पत्थर नहीं मारा, आम पानी है तो पानी की सतह पर जो वेव्स पैदा हो रही है उन वेव्स की बात करें, वो बिल्कुल सीधी पैदा होंगी लेकिन इस स्लिट से टकराने के बाद वो कर्व की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। अब हम बुक की तरफ आते हैं और इनको फर्दर स्टडी करते हैं। ये ऊपर बेटे जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमने वेव्स की कितनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में होती हैं अगर स्टडी करना हो तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। और इसको स्टडी करने के लिए हम एक रिपल टैंक लेते हैं जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से कर चुके हैं, इसलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन कब होती है, रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है कि जब वेव किसी सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद जिस मीडियम से आई थी, जिस मीडियम में क्रिएट हुई हैं उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, ये वाली पॉइंट्स आपने नहीं करने बेटे, इसको काट दें। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ये लिख लिया कीजिए साथ, और इसके अलावा ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जब मोटर से जुड़ी हुई है हम पढ़ चुके हैं ना, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये मोटर से जब मोटर को ऑन करेंगे तो ये जो रबड़ है ये हिलना शुरू हो जाएगी। जब ये रबड़ की मूवमेंट शुरू होगी तो पानी की सरफेस पे वेव पैदा होंगी। तो जब मोटर से जुड़ी हुई बार पानी में सीधी वेव पैदा करती है तो ये वेव क्या करती है, उस रिपल टैंक में सफ़र करते हुए करना शुरू कर देती है। अब आगे हमने ये देखे, जैसे मैंने आपको बताया था रुकावट रखी है तो यहाँ से वो टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब ये हमने पढ़ा कि जिस एंगल पर
रुकावट की तरफ आती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिधर से वापस जाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन का कानून या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के कानून से क्या मुराद है। और ये वाला आपने फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद ये भी मेंशन करना है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें वेव किसी दूसरी सतह से टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट आती हैं। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी वेव्स हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, जैसे कि वाटर की वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं और रोशनी की वेव्स होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में किसी भी एंगल पर दाखिल होती है तो वो वेवलेंथ और स्पीड दोनों को चेंज कर देती है, और जब वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो सी वेवलेंथ है, स्पीड है, ये सारी टर्म्स को हम स्टडी कर चुके हैं। चलिए जी, रिफ्रैक्शन कब होती है कि जब वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, जैसे बहुत ज़्यादा समंदरी पानी से वो ज़मीन की तरफ आ रही है, समंदर में ना, सी में, तो ये क्या करेगी, अपनी स्पीड बदलेगी, और स्पीड चेंज करने की वजह से उसकी डायरेक्शन यानी कि सिमत भी तब्दील हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब पानी की वेव, इसको यहाँ पे आपने उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट वजाहत लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। पानी की जो वेव्स हैं वो ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे हिस्से में दाखिल होती हैं, तो वो क्या होगी, उनकी स्पीड सुस्त हो जाती है और वो क्या होंगी, टर्न हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। इस अमल के दौरान वेव की स्पीड मजीद बदलती है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। स्पीड चेंज हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। अब स्पीड फ्रीक्वेंसी ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से कर चुके हैं। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि गहरे पानी में वेव्स क्या होती हैं, तेज, जबकि कम गहरे पानी में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, आहिस्ता। इसलिए जब वो स्पीड आहिस्ता हो जाएगी उसकी डायरेक्शन में भी अच्छा खासा चेंज आएगा। वेव फ्रंट ज़्यादा गहरे पानी में से कम गहरे पानी में दाखिल होंगे तो वो क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, और कम गहराई पे उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। ये देखिए यहाँ पर इनकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, यहाँ पर इनकी ज़्यादा, सिर्फ वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटे सेम रहेगी, एक जैसे रहेगी। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ में, और किस में आएगा, स्पीड में। ये दोनों चीज़ें चेंज होंगी लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी क्या रहेगी, सेम। और ये दैट इसकी हमारे पास की रिफ्रैक्शन डेफिनेशन है। थर्ड पे हम आ जाते हैं इसके पॉइंट पे, डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डिफ्रैक्शन ये फर्स्ट पे ही इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये हर पॉइंट बेटे आपको अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब वेव किसी तंग स्लिट या दर्ज यानी कि छोटे से सुराख में से गुजरे तो वो क्या करती है, रुकावट के गिर्द मुड़कर फैल जाती हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये आप अपने घरों में भी इसको कर सकते हो। अब इसके लिए हमने 3 तरह के करने हैं कि नंबर 1 जो हमने करना है कि जो स्लिट या सुराख का साइज़ है वो वेवलेंथ से बड़ा हो। नंबर 2 पे कि वो वेवलेंथ के बराबर हो स्लिट का साइज़। और नंबर 3 पे हम क्या करेंगे कि जब स्लिट का साइज़ वेवलेंथ से छोटा होता है। तो अगर स्लिट का साइज़ वेवलेंथ से बड़ा है तो वेव तो उसमें से आराम से इजीली गुजर जाएगी, तो सीधी गुजर जाती है और किनारों पर सिर्फ हल्का सा टर्न होती है। यहाँ पे इन पॉइंट्स को करना है, साइज़ बड़ा है स्लिट का, सीधी गुजर जाएगी और किनारों पर सिर्फ हल्का सा मुड़ जाएगी। जबकि अगर स्लिट का साइज वेवलेंथ के बराबर हो तो स्लिट से निकलकर ज़्यादा, क्योंकि वो उससे टकरा जाएगी ना, टकराने के बाद वो क्या होगी, फैल जाएगी और बिल्कुल कर्व शक्ल इख्तियार कर लेगी। लेकिन थर्ड नंबर पर अगर स्लिट का साइज वेवलेंथ से छोटा है तो डिफ्रैक्शन, बिखराव, मुड़ना, वो बिखर जाना वो बहुत ज़्यादा होगा और जो वेव होगी वो आपकी बिल्कुल कर्व की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि जितना बेटे स्लिट का साइज वेवलेंथ के करीब होगा या उससे छोटा होगा, डिफ्रैक्शन ज़्यादा है। स्लिट का साइज, सुराख का साइज बड़ा है तो वेव इजीली गुजर जाएगी। अब ये देखिए आपके पास एग्जांपल भी इसकी दी हुई है। यहाँ पे देखें,
ये साइज़ बड़ा है, तो वेव्स जैसी भी आई थी, ये देखिए ये वेव्स आ रही हैं, तो उसी तरीके से तकरीबन आगे जाके सीधी हो रही हैं। अब यहाँ पर जो स्लिट का साइज़ है वो पानी की वेव्स के बराबर है, तो तकरीबन कर्व हुई हैं, लेकिन बाद में जाके वो दूर जाके सीधी होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ पर स्लिट का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, वेव्स पीछे से सीधी आ रही है, लेकिन वो जाहिर बात है गुजरेंगी इस छोटे से सुराख में से, तो वो टर्न हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, तो वो कर्व ज़्यादा आ गया है उनके अंदर। तो ये इसकी बेटे डेफिनेशन अगेन दी हुई है, वो भी करना चाहिए, ये भी बेहतर होता है, जो येलो ब्लॉक वाली होती है वो कर ले। तो जब वेव किसी स्लिट से गुजरती है तो इसके किनारों के से मुड़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल करें कि अगर कोई शख्स दीवार के पीछे बात कर रहा तो हम फिर भी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, वो असल में क्यों क्या होता है, क्योंकि साउंड वेव्स की वेव लेंथ ज़्यादा होती है और ये किनारों से मुड़ कर आगे सफ़र करती है। अब वो दीवार के पीछे है, लेकिन उस दीवार में दरवाजे भी होते, खिड़कियाँ भी होती हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो जो छोटे से भी अगर सुराख है ना कहीं पर भी दरवाजे के नीचे भी, तो वो स्लिट के तौर पर काम करते हैं और वहाँ से वो जो आवाज़ की वेव है वो गुजर जाती है, इसलिए वो हम तक पहुँच जाती है, लेकिन वो क्या होगी, सीधे नहीं होंगी, टर्न हो जाएंगी, इसीलिए आवाज़ हमें बगैर सीधे रास्ते के भी पहुँच जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने वेव्स के बारे में स्टडी किया था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।